रेप्लिकेशन। डीएनए का हम रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाएंगे। क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, पहले हम ये सोचते हैं कि क्या हमारी बॉडी में ये रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलता रहता है। यार ये रेप्लिकेशन जो हो रहा है, सारे रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए का जो सिंथेसिस हो रहा है, रेप्लिकेशन ये प्रोसेस हो रहा है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, तो क्या इनमें सेम डीएनए पाया जाता है? इन सारी चीजों के लिए एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको रेप्लिकेशन समझना और भी आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सबसे पहले आपको आता है कि डीएनए का अगर हम रेप्लिकेशन करेंगे तो उसके पहले एक टर्म आपको आता है, दैट इज द सेंट्रल डोमा। ठीक, एक कॉन्सेप्ट आपको मिला, सेंट्रल डोमा। सेंट्रल डोमा होता क्या है ये, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। और ये सेंट्रल डोमा, ये टर्म किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे सेंट्रल डोमा को देने वाले, गिवन बाय क्रिक। एक साइंटिस्ट है, इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था, ये सेंट्रल डोमा दिया गया। सेंट्रल डोमा में क्या है कि सबसे पहले एक डीएनए जो होता है, ये क्या करता है, जब डीएनए सेम कॉपीज अपनी बनाने लगे, यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि व्हेन डीएनए कॉपीज या मल्टीप्लाई सेम डीएनए, यानी कि डीएनए अपना सेल्फ डीएनए फॉर्म करने लगता है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम कहने लगते हैं रेप्लिकेशन या इसी को हम कहेंगे डुप्लीकेशन। नेक्स्ट स्टेप आपको बनता है कि डीएनए से हम क्या करते हैं, आरएनए का सिंथेसिस करवाते हैं। आरएनए यानी कि डीएनए का जो पीस बन जाता है, इससे हम क्या करवाएंगे, आरएनए। और आरएनए से हम क्या बनाते हैं, दैट इज प्रोटीन। ठीक, ये स्टेप आपको मिलता है कि डीएनए से हम क्या करेंगे, आरएनए, और आरएनए से प्रोटीन। प्रोटीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि डीएनए जो होता है एक पीस होता है, हम कह सकते हैं, और इसी में जीन्स लगे होते हैं, और ये जीन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कैरेक्टर को कैरी करते हैं, और जीन्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं। सो हमें प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। सो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं, फिर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, देन आरएनए से किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, प्रोटीन। सो प्रोटीन जो होता है ये डिपेंड होता है आरएनए पर, आरएनए डिपेंड होता है डीएनए पर। सो मेन आपका कौन हो जाता है, डीएनए। ठीक, फिर आपको थोड़ा सा प्रोसेस, जैसे हमने आपको बताया कि डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, या कह सकते हैं डुप्लीकेशन। सेकंड आपका स्टेप बनता है कि डीएनए से जब हम आरएनए का फॉर्मेशन करवाते हैं तो इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि जब हम आरएनए से फिर प्रोटीन का जब सिंथेसिस करवाते हैं तो इस स्टेप को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, ये तीन आपको प्रोसेस मिला, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ओवरऑल अगर कहें कि ये तीनों प्रोसेस एक साथ जब होते हैं तो इसी को हम टर्म देते हैं सेंट्रल डोमा, जो किसके द्वारा दिया गया था, क्रिक के द्वारा। फिर एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा मिलता है जो सेंट्रल डोमा में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये होता है कि कभी कभी क्या होगा कि पर्सनली यह कह सकते हो कि मोस्टली जो होता है ये डीएनए किसमें कन्वर्ट होता है, आरएनए में, लेकिन फ्यू टाइम्स आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू आरएनए इन सम वायरसेस। होगा क्या कि ये जो आपका आरएनए जो होता है कभी कभी क्या हो जाता है, डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए वायरसेस के केस में होता है, जो एड्स होते हैं, एड्स जो डिजीज है, इसका जो वायरस होता है, इसकी वायरस का नाम क्या है, रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस करता क्या है कि डीएनए से आरएनए फॉर्म नहीं करता, आरएनए उसमें पाया जाता है, और ये आरएनए से क्या बनाने लगता है, डीएनए बनाने लगता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इतने प्रोसेस यहाँ पर हो गए आपको बिल्कुल क्लियर। सो सेंट्रल डोमा क्या है ये आपको पता चल गया, सेंट्रल डोमा किसके द्वारा दिया गया था, क्रिक के द्वारा, ये आपको क्लियर। एंड सेंट्रल डोमा में स्टेप क्या है ये आपको टोटल पता चल गया। सो नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि रेप्लिकेशन क्या होता है। आपको वन बाय वन करके ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये, एंड थर्ड स्टेप इज दिस। तीनों स्टेप आपको वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगी। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन हम करते कैसे, चाहे वो ह्यूमंस बॉडी हो या कोई भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी में हम डीएनए का फॉर्मेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन जब हो रहा है तो हम करेंगे कि एक प्रोसेस यूज करते हैं रेप्लिकेशन। इसमें होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो लिंक करते हैं कि ये बच्चा क्या है कि अपने मदर की जैसा लग रहा है या अपने फादर से रिसेंबल कर रहा है। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो मदर है या फादर है उसके जीन्स क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर होकर उस न्यू ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि ये कौन होता है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कि ये कैरेक्टर जो पेरेंट्स के अंदर पाया जा रहा है वही सेम कैरेक्टर बच्चों के अंदर आता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस जीन्स के ट्रांसफर के लिए। ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए ट्रांसफरेंस अगर देखा जाए तो आपको एक जैसे कि मान लो नया इंडिविजुअल बन रहा है, तो नया इंडिविजुअल कैसे बनता है, जैसे कि फीमेल्स में मान लीजिए जो फीमेल होती है उनका ओवम, ठीक है, और ये ओवम में जो क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं 23 पाए जाते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल कभी भी डिप्लॉयड स्टेज में ट्रांसफर नहीं करते, हैप्लॉयड में करते हैं, ताकि मेल और फीमेल दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। अगर डिप्लॉयड करेंगे तो फिर और भी प्रॉब्लम्स होती है और न्यू ऑफस्प्रिंग बनने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो हम करते क्या है, एक हैप्लॉयड सेल्स लेते हैं और हैप्लॉयड में फीमेल की तरफ से अगर लेंगे तो फीमेल सेल्स को हम कहते हैं ओवम, या कह सकते हो आप एग, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर 23, और उसी तरह मेल की तरफ से हम क्या करते हैं उनका स्पर्म ले लेते हैं, और इस स्पर्म में भी क्या होते हैं 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फिर दोनों के बीच में जैसे कि इनका हम स्पर्म बोलेंगे, नेम क्या है स्पर्म, ठीक, और दोनों क्या होते हैं हैप्लॉयड नेचर में, दिस इज हैप्लॉयड, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। दोनों के बीच में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद एक नया सा सेल बनता है, एक नया सेल बनता है जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। ये जाइगोट जो होता है ये डिप्लॉयड स्टेज का होता है, यानी कि n प्लस n इक्वल टू आपका दिखता है 2n, जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं ये कितने हो जाते हैं 46। फिर आगे आपका जो जाइगोट का फॉर्मेशन आपका दिख रहा है, फिर ये जाइगोट में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज में ये डेवलपमेंट होगा,
development then form new offspring। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहा है और जाइगोट के फॉर्मेशन करने के बाद ये बहुत सारे सेल्स बनाते हैं क्योंकि जाइगोट एक सिंगल सेल है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है कि इसमें सेल डिवीजन होता है। जाइगोट में क्या हो जाता है, सेल डिवीजन होता है, जिससे ये क्या करेगा, बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो सेल डिवीजन आपको पता होगा कि सेल डिवीजन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। सेल डिवीजन ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका जो होता है दैट इज माइटोसिस और सेकंड आपका होता है मियोसिस। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, आई होप कि आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। माइटोसिस में क्या होता है, कोई एक सेल होता है और ये डिवाइड करके क्या हो जाता है, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं। जैसे ये क्या है 2n है, तो यहाँ पर n और n यहाँ पर टोटल इक्वल करोगे आप, जैसे कि आपको केमिस्ट्री जब पढ़ते होगे तो रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट। 2n है, 2n यहाँ पर भी है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में क्या हो जाता है कि जिसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सेम दिखाया जाता है। फिर मियोसिस में अगर देखते हैं तो मियोसिस में एक पेरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होता है हाफ हो जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n और n। जैसे कि यहाँ इक्वल अप करेंगे फिर उसी तरह, तो यहाँ 2n है और ऐसे जब इसको आप ऐड करोगे तो ये 4n होगा। लेकिन हम बायोलॉजी में n/2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो हम n इसको लिखते हैं, n एज्यूम करते हैं कि ये n/2 है। तो इस तरह कह सकते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन में क्या हो जाता है कि एक सेल से कितने सेल्स बन जाते हैं, 4 और 4 आगे बनते हैं और जिसमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ। लेकिन माइटोसिस में क्या हो जाता है, सेम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका ह्यूमन बीइंग होते हैं इनमें जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर सेल डिवीजन जो हो रहा है किस टाइप का होगा, माइटोसिस टाइप का। माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जाइगोट में ऑलरेडी 2n है, एक नया इंडिविजुअल बन चुका है और नया इंडिविजुअल बनने के बाद अब हम इसमें मियोसिस नहीं कराएंगे। अगर मियोसिस कराते हैं तो 46 से क्या हो जाएगा, फिर 23 आपका फॉर्म करने लगेगा, जो नया इंडिविजुअल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब माइटोसिस कराएंगे तो इसके नंबर जो सेल्स के हैं ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके सीरीज में ये इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन इनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो होगा बिल्कुल सेम होगा, ऐसे n/2 यानी 46 है तो आगे नया इंडिविजुअल में भी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। इस तरह करके आपको ये स्टेप मिलता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो गया कि एक स्पर्म एक ओवम दोनों मिलकर क्या बना है, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बना है, एक नया इंडिविजुअल। तो यहाँ पर तो आपको फर्टिलाइजेशन करके क्या हो रहा है, 2 गैमेट जब बन रहा है तो फर्टिलाइजेशन करके एक नया सेल बना रहे हैं और नया सेल से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। और इसी प्रोसेस को हम कहने लगते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है कि जब कोई एक सिंगल सेल क्या करता है, माइटोसिस डिवीजन करके एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। जैसे कि जाइगोट में ये बताया कि जाइगोट सेल है और इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है जिससे न्यू इंडिविजुअल्स बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं टोटिपोटेंसी। फिर आपका देता है कि एक छोटा सा टर्म कि जैसे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, या हम कह सकते हैं कि जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो क्या इनमें जितने भी सेल्स बन रहे हैं क्या इनमें डीएनए सेम रहेंगे या डिफर। सो आंसर आपका होता है कि जितने भी डीएनए सारे सेल्स में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, मींस पे जितने भी सेल्स होते हैं उनमें डीएनए कैसा होता है, से रहता है। कि जैसे कि अगर हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन मान लीजिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में होंगे, क्योंकि उनको भी क्या करता है, अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी ही करनी है। तो जैसे कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं या अदर में भी अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ह्यूमन बींग्स में क्या हो जाता है, जैसे कि डीएनए से डीएनए की जब कॉपी करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। उसी तरह जब बैक्टीरिया में होता है तो इसी तरह वो क्या करता है, जब डीएनए की कॉपी करता है तो रेप्लिकेशन उसको भी कहते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के केस में बैक्टीरिया और सेकेंड आता है ह्यूमन्स, दोनों में क्या होता है, जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन जो होता है ये सेम। ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में नेक्स्ट प्रोसेस पे अगर देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। ये आपका मिल जाता है आंसर। सो बिल्कुल सेम है कि अगर रेप्लिकेशन प्रोसेस देखा जाएगा कि इन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन बीइंग्स रेप्लिकेशन आर सेम बट ट्रांसक्रिप्शन इज डिफरेंट आपका हो जाता है बैक्टीरिया से। तो इतने सारे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए आपके रेप्लिकेशन के। उसके बाद आपको एक और आता है कि जैसे डीएनए की बात अगर हम कर रहे हैं तो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिकल का मतलब जो आपको ऐसे स्ट्रैंड्स मिलते हैं, डबल हेलिकल मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था 1953 में। ठीक है, यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया था कब, 1953 में। और इन्होंने ये कहा था कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है ये कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होता है, सेमी कंजर्वेटिव मैनर। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि सेमी कंजर्वेटिव मैनर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए।
आई होप कि ये सब क्लियर हो गया हो। सबसे पहले देखते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है क्या। डीएनए का स्ट्रैंड, जैसे कि आप जानते हो कि डीएनए का स्ट्रैंड ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड बिल्कुल, और इस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड आपको पता होगा कि ये प्यूरिन और पिरिमिडीन के फॉर्म में होते हैं। प्यूरिन जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड नहीं हम कह सकते हैं, तो डायरेक्टली हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये 2 टाइप के होंगे, पहला होगा आपका प्यूरिन और दूसरा आपका होता है दैट इज पिरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में आपको बताया जाता है कि ये ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज एडेनिन एंड सेकंड वन इज ग्वानिन, ठीक। पिरिमिडीन जो होता है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में, आपका हो जाता है साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, ये 3 आपको मिल जाते हैं। अब ये सब क्या है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस, ये बेस है आपका नाइट्रोजनस बेस, कितने तरह के, 2, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन, और इन्हीं की बॉन्डिंग होती है आपस में। फिर हम जब डीएनए की बात करते हैं, यानी कि डीएनए का स्ट्रैंड जब बनाते हैं, तो एडेनिन के साथ कौन जुड़ जाता है, थाइमिन। ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट, अब इसमें करने की जरूरत नहीं है कि एडेनिन के साथ थाइमिन ही क्यों जुड़ता है, ग्वानिन क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे रूल ये है कि जो बॉन्डिंग होती है, प्यूरिन प्यूरिन के साथ कभी भी बॉन्डिंग नहीं बना सकता है। प्यूरिन हमेशा क्या करता है, पिरिमिडीन के साथ बॉन्डिंग बनाता है, और डीएनए के केस में एडेनिन के साथ बॉन्डिंग जो होती है ये थाइमिन की होती है, और ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखता है कि जो ग्वानिन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हो जाता है, साइटोसिन के साथ ऐड होता है। लेकिन जो ये यूरेशियल पार्ट है ये आरएनए में क्या होता है, ऐड होता है। डीएनए में अगर ये ऐड होगा तो इसके स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, और रिएक्टिविटी को हाई कर देता है। सो हम यूरेशियल को डीएनए में कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि ये जो आपके बेस पेयर्स हो गए, ये एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, यहाँ पर क्या होते हैं, ऐसे लगे होते हैं सीरीज में, एडेनिन, थाइमिन, उसके बाद आपका ए टी जी सी, फिर ए टी जी, ऐसे करके सीरीज में, और जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स यहाँ बना होता है, जैसे कि ए के साथ टी, टी के साथ आपका ए, फिर सी, जी, ए के साथ आपका टी, नेक्स्ट आपका है दिया गया है यहाँ पर टी के साथ ए, जी के साथ सी, ऐसे करके ये क्या करते हैं, बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न पर। और ये जैसे डैश में हम देखते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब कि ये स्ट्रैंड इसका 5 डैश, तो ये 3 डैश एंड, और ये 3 डैश होगा तो ये 5 डैश। अब हम करेंगे क्या, इस डीएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, हाईली हीट करते हैं, ठीक है, इसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद होता क्या है कि ये डीएनए के स्ट्रैंड, जैसे कि आपको देखते हो ना कि जो वायर होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, जब उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसकी वायर्स अलग अलग होने लगते हैं। उसी तरह ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को जब हम बहुत ज्यादा हीट करने लगते हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या हो जाते हैं, ऐसे एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं, ऐसे करके सेपरेट होते हैं, ठीक है, और इस पे बेस पेयर्स ऐसे करके लगे, ठीक है। ये बेस पेयर्स स्ट्रैंड आपको मिला है 5 डैश, 3 डैश एंड 3 डैश एंड 5 डैश, ऐसे मिल जाता है आपको। फिर हम करेंगे कि ये जैसे सेपरेट हो गया, ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। अब हम डीएनए का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो ये क्या करता है, जैसे ही आपका अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो ये नया डीएनए फॉर्म करेगा। तो कैसे फॉर्म करेगा कि यहाँ पर क्या होने लगती है, फिर कॉपीज बनाने लगती है, तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म करता है, तो ये नया स्ट्रैंड बनाने लगता है, ठीक है। दूसरा डीएनए, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल हम दे दें कि कोई एक कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों आपस में रह रहे हैं, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ 2 स्ट्रैंड्स आपस में रह रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हुआ, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई, यानी कि हीट बढ़ी, यानी गुस्सा हुआ, जैसे झगड़े हो गए, और उनके बीच में क्या हो गया, डिवोर्स। डिवोर्स जब हुआ तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए। लेकिन सेपरेट होने के बाद उनको लाइफ तो स्पेंड करनी ही करनी है ना, तो मान लो ये क्या है, हस्बैंड, और ये वाइफ, ये दोनों है, दोनों आपस में क्या हुए, डिवोर्स कर लिए। और डिवोर्स करने के बाद यहाँ पर क्या है कि एक दूसरे से फिर क्या करेंगे, डिवोर्स होने के बाद मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गई है। तो यहाँ पर अगर ये हस्बैंड है तो इसे लाइफ स्पेंड करने के लिए एक वाइफ की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, नया वाइफ बनाएगा, यानी कि नया स्ट्रैंड्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये वाइफ है तो पूरी लाइफ इसको स्पेंड करनी है, तो इसे हस्बैंड की जरूरत है, तो ये नया स्ट्रैंड्स फॉर्म करेगी, जस्ट लाइक अ न्यू हस्बैंड। तो यहाँ पर इसके आपके न्यू स्ट्रैंड्स ऐसे फॉर्म हो जाते हैं, ठीक, और ये वाइफ। तो ऐसे करके 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, जिसमें आपको क्या हो जाता है, ये आपके न्यू स्ट्रैंड है और ये वाले आपके ओल्ड वाले स्ट्रैंड्स होते हैं। लेकिन ये न्यू वाले स्ट्रैंड्स एक साथ नहीं बन सकते, ओल्ड वाले एक साथ नहीं बन सकते, ये नए नए 2 आपके डीएनए फॉर्म कर जाते हैं। और इस तरह के डीएनए जो फॉर्म करते हैं इसी को हम नाम देने लगते हैं सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, ठीक। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कंजर्वेटिव मतलब होता है
कंजर्व करना, संरक्षण करना, मतलब डीएनए, ये जो पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में कंजर्व अपने आप को नहीं कर पाता है, इसके लिए क्या करता है, सिर्फ हाफ ऑफ रह पाता है, ये कंजर्व करेगा और न्यू स्ट्रैंड्स 2 बन जाते हैं, इसलिए सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि हाफ ये अपने डीएनए स्ट्रैंड्स को या पेरेंटल कैरेक्टर को क्या करता है, कंजर्व करता है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे लेते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। सो यहाँ तक हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी रेप्लिकेशन का नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए हों। सो वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।